आज हम लोग देखेंगे आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, नेट बैंकिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए हैं, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई प्रक्रिया, ई ट्रांसफ़र। तो हम लोगों ने अपनी क्लास में देखा था कि नेट बैंकिंग की मदद से आप जो भी काम अपने बैंक में जाके करते थे, ब्रांच में जाके आपको करना पड़ता था, वो आप घर बैठे किसी कंप्यूटर या मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो उसको नेट बैंकिंग कहते हैं। और दूसरे शब्दों में आप उसको ई बैंकिंग भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, ई बैंकिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई बैंकिंग सर्विसेज के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनईएफटी हमने देखा था कि एक प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से आप किसी को पैसे भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। तो उसमें डिजिटल करेंसी का प्रयोग होता है, लेकिन ये करेंसी भी आपके सरकार द्वारा मान्य करेंसी होनी चाहिए। जैसे इंडिया में रुपीज़ होता है और यूएस में डॉलर होता है, इसी करेंसी को आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज सकते हैं। तो उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है नेटिव इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफॉर्मेशन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और नेशनल एलिमेंट्री फंड ट्रांसफ़र। तो हम लोगों ने देखा था कि एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई बैंकिंग सर्विसेज के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आईएमपीएस भी हमने देखा था कि पैसा भेजने का एक तरीका होता है, और आईएमपीएस के साथ साथ हमने यूपीआई को भी देखा था और उसकी समानताएं और असमानताएं भी जानी थी। तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म पूछा है, ऑप्शन है इमीडिएट पेड सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सॉल्यूशन, इंस्टेंट पेमेंट सर्विस। तो इसका फुल फॉर्म होगा ऑप्शन बी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है डेटा को एक विशेष कोडेड रूप में स्टोर और संचालित करने की विधि, जिससे केवल वे ही इसे पढ़ें और प्रोसेस कर सकें जिनके लिए यह इंटेंडेड है। इसमें डेटा की एनकोडिंग और डिकोडिंग शामिल है। तो मान लीजिए कि ये कोई मैसेज आपके पास है, कोई डेटा है। अब आपने इसको किसी को भेजा, किसी को मान लीजिए बी को भेजा, तो आप चाहते हैं केवल बी ही इस मैसेज को ओपन कर पाए, इसको पढ़ पाए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा पब्लिक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, मतलब एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। करना क्या होगा आपको, आपको बी की पब्लिक की से इस मैसेज को एनक्रिप्ट करना होगा और फिर भेजना होगा। फिर जब बी के पास ये मैसेज आ जाएगा तो बी अपनी प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट करके पढ़ लेगा। क्योंकि प्राइवेट की जो होती है वो केवल उस इंसान के पास होती है, उस यूज़र के पास होती है जिसकी वो है, जिसने उसको बनाया है। तो प्राइवेट की सबके पास नहीं होती, तो सब कोई ये मैसेज नहीं खोल पाएंगे, लेकिन सब कोई मैसेज को एनक्रिप्ट करके भेज जरूर सकते हैं। तो ये करना पड़ेगा। तो पब्लिक की प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी आपको यूज़ करनी होगी, मतलब एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, उसको एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया है, ब्लॉकचेन, प्रोग्रामिंग, क्रिप्टोग्राफी, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आपका सही ऑप्शन है सी, क्रिप्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज 10 किस सर्विस के जरिए आपको अपने कंप्यूटर और क्लाउड के बीच फाइलों को सिंक करने की सुविधा प्रदान करता है, ताकि आप कहीं से भी अपनी फाइलों को एक्सेस कर सकें? तो विंडोज 10 किस सर्विस के द्वारा ऐसा करता है? ऑप्शन दिया है गूगल ड्राइव, माई ड्राइव, वन ड्राइव, क्लास ड्राइव। तो गूगल ड्राइव एक सॉफ्टवेयर होता है
गूगल ड्राइव हम लोग जानते हैं कि एक सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस, जहाँ आप लोग अपनी फाइल स्टोर कर सकते हैं। लेकिन गूगल ड्राइव एक डेस्कटॉप ऐप भी है, जिसकी मदद से क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बन जाता है, जो कि आपकी गूगल ड्राइव से सिंक रहता है। तो अगर आप उस फ़ोल्डर में कोई भी फाइल डालेंगे, जैसे आपने कोई फाइल इसमें डाली, ये गूगल ड्राइव वाला फ़ोल्डर है, आपने कोई फाइल इसमें डाल दी, तो वो फाइल सीधा आपके गूगल ड्राइव पे चली जाती है। तो इस तरह फाइलें सिंक हो जाती हैं कंप्यूटर और क्लाउड के बीच। लेकिन जो विंडोज़ 10 का जो अपनी सर्विस है, उसको वन ड्राइव कहते हैं। वन ड्राइव वन ड्राइव भी वही काम करती है जो गूगल ड्राइव डेस्कटॉप ऐप करता है, लेकिन बस ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये विंडोज़ का खुद का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हमारे दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, गूगल ड्राइव भी, वन ड्राइव भी। लेकिन क्योंकि ज़्यादा हमको एक ही ऑप्शन चूज़ करना है और ज़्यादा सही ऑप्शन वन ड्राइव है, क्योंकि वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही संचालित होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, वन ड्राइव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूआर कोड में क्यूआर का क्या अर्थ है? क्यूआर कोड हमने देखा था, क्यूआर कोड एक इस तरह का इमेज होती है, जिसमें ये चार कॉर्नर्स होते हैं और अंदर पैटर्न होता है, ब्लैक और वाइट पैटर्न होता है। इस क्यूआर कोड को अगर आप किसी फ़ोन से या किसी भी कैमरे से स्कैन करेंगे जिसमें क्यूआर कोड को रीड करने की क्षमता हो, तो आपको कोई मैसेज यहाँ मिल जाएगा, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी अक्षरों की श्रृंखला हो सकती है। तो ये क्यूआर कोड होता है। तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म पूछा है, ऑप्शन दिया है क्वांटम रीड, दूसरा ऑप्शन है क्विक रेजोल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है क्वेरी रिस्पांस, चौथा ऑप्शन है क्विक रिस्पांस। तो हमने अपनी क्लास में देखा था कि क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्विक रिस्पांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और वन ड्राइव किसके उदाहरण हैं? ये पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन दिया है इंटरनेट कंप्यूटिंग, वर्चुअल ड्राइव, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड स्टोरेज सर्विस। इंटरनेट कंप्यूटिंग क्या होता है? अगर आप नेट पे किसी नेट्स की मदद से कोई काम कर रहे हैं, इंटरनेट की मदद से किसी वेबसाइट पे आप कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये वेबसाइट है, मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेटर दिया है या कोई भी चीज़ दी है जिसमें कि आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, तो इंटरनेट कंप्यूटिंग हो गई। ऐसा कोई जनरल वर्ड ऐसा होता है, लेकिन आप उसको कह सकते हैं हाँ ये इंटरनेट कंप्यूटिंग हो गई। क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, लेकिन इंटरनेट कंप्यूटिंग कुछ ऐसा कोई वर्ड नहीं हुआ। वर्चुअल ड्राइव, वर्चुअल ड्राइव भी ये वन ड्राइव और गूगल ड्राइव का उदाहरण नहीं हुआ, क्योंकि वर्चुअल ड्राइव आप अपने कंप्यूटर में बिना नेट से कनेक्ट किए भी बना सकते हैं और वो क्लाउड पे नहीं जाती, उसका डेटा आपके कंप्यूटर में ही रहता है, लेकिन वो एक अलग से ड्राइव दिखाई देगी आपको, कैसे यहाँ पे ड्राइव बनी है, वो वर्चुअल ड्राइव होती है। वो सारा डेटा आपकी हार्ड डिस्क में ही जाता है, लेकिन उसको कहते हैं वर्चुअल ड्राइव, कह सकते हैं अगर आप बनाएंगे तो ये नहीं होगा। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी तो एक बहुत ही अलग ही टेक्नोलॉजी है, जिसमें नॉर्मली आपको एक हेडसेट पहनना होता है, इस तरह का कुछ हेडसेट होता है, उसको पहनते हैं अपने चेहरे पर, आँख के सामने, तो कंप्यूटर की मदद से आपको अपनी आँखों के सामने एक नया एनवायरनमेंट दिखाई देगा, जहाँ पे आप मौजूद हैं वो एनवायरनमेंट आपसे छुप जाएगा और आपको कंप्यूटर से बना कोई एनवायरनमेंट दिखाई देगा। उसको वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। इससे गेम्स वगैरह में ज़्यादा काम आता है, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन में भी काम आ सकता है, आता भी है, लेकिन उसका ऑप्शन ये नहीं होगा। आखिरी ऑप्शन है क्लाउड स्टोरेज सर्विस, हाँ ये ऑप्शन होगा आपका। क्लाउड स्टोरेज सर्विस होती हैं गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, स्काई ड्राइव हमने सुना नहीं कभी, लेकिन हो सकता है स्काई ड्राइव भी हो, क्योंकि वन ड्राइव गूगल ड्राइव होते ही हैं, तो इसका ऑप्शन यही सही होगा, डी, ऑप्शन डी इसका होगा, क्लाउड स्टोरेज सर्विस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था अपनी क्लास में, तो यहाँ पे कर लेते हैं। भीम एक ऐसा ऐप है, सरकारी ऐप है, आपके मोबाइल में चलता है, जिसकी मदद से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, केवल यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो ये होता है भीम ऐप, और इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ऑप्शन दिया है बैलेंस्ड इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरनेट फॉर मनी,
भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सी और डी दोनों हैं, क्योंकि दोनों एक ही ऑप्शन है। तो हो सकता है ये कोई मिस प्रिंट हो, लेकिन आप ऑप्शन डी को सही मान सकते हैं, सी को भी सही मान सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज़ है। तो ये इसका आंसर होगा। सही आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई लैंड रिकॉर्ड्स के प्रबंधन और डिजिटलीकरण के लिए किस टेक्नोलॉजी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो ई लैंड रिकॉर्ड्स, मान लीजिए कि आपके पास कोई ज़मीन है, ये एक एरिया है मान लीजिए, और ये आपकी ज़मीन है, ये लैंड पार्सल आपके पास है, और इसका रिकॉर्ड आपके पास रजिस्ट्री करवाएंगे आप, और आपके पास कागज़ होगा, हर चीज़ आपके पास हो सकती है अगर आप खरीदे होंगे ज़मीन। तो लेकिन अब इसी को हम डिजिटल रूप से अगर रिप्रेजेंट करें, अगर हमको डिजिटल रूप में डालें, तो वो किस टेक्नोलॉजी से ऐसा हो पाता है कि ये लैंड रिकॉर्ड्स ये डिजिटल हो जाते हैं? एक तो ये है कि आपके पास जो भी रजिस्ट्री है और जो भी कागज़ हैं दूसरे, उनको आप स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये हो गया कि भाई आपने स्कैन करके डाल दिया, वो स्टैटिक फाइल्स हो गई स्कैन। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हम ऐसा भी कर लें कि भाई ये कागज़ हमारे पास हो ही जाएँ, लेकिन ये जो मैप है, ये जो ज़मीन है, वो मैप में भी हम देख सकें कि कहाँ पे है। तो उसके लिए क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? ऑप्शन दिया है ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, जिस पर बिटकॉइन और इथेरियम जो कॉइन्स हैं ये सब ऑपरेट करते हैं। तो ये ब्लॉकचेन होता है, इसका लैंड पार्सल से मतलब नहीं है। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी जैसा ही होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, लेकिन एक फ़र्क होता है कि वर्चुअल रियलिटी में आप जहाँ खड़े हैं वो एरिया आपसे छुप जाता है पूरा। जैसे इस कमरे में हम लोग हैं, हम लोग अगर वर्चुअल रियलिटी वाला गॉगल्स पहन लें तो ये कमरा हमको नहीं दिखेगा, लेकिन एक नया एनवायरनमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि आप अगर ऑगमेंटेड रियलिटी वाले ग्लासेस पहनेंगे तो आपको ये कमरा भी दिखेगा, लेकिन उसके ऊपर आपको और भी चीज़ें दिखने लगेंगी जो कंप्यूटर की मदद से बनाई जाती हैं। जैसे कुछ डेटा दिखने लगेगा, डायरेक्शन दिखने लगेगा, कमरे का टेम्परेचर वगैरह दिखने लगेगा। आप किसी चीज़ को देखेंगे तो उस चीज़ के बारे में दिखाई देने लगेगा। ये होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। और जो चीज़ वहाँ नहीं है कमरे में वो दिखाई देने लगेगी। मान लीजिए कोई जानवर दिखाई देने लगेगा। इस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं, मोबाइल से ही बनता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा उसका एक्सपीरियंस आता है ग्लासेस को पहन के जो ऑगमेंटेड रियलिटी वाले होते हैं। तो ये होता है यार, तो इसका भी लैंड पार्सल का मतलब नहीं है। आखिरी ऑप्शन बचता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई भी लैंड रिकॉर्ड है, कोई भी लैंड आपने खरीदा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं और फिर उस लैंड को मैप में देख सकते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये कि एक टेबल डिफाइन कर सकते हैं जिसमें कि उस लैंड के बारे में लिखा होगा कि ओनर कौन है, कब किस डेट को ओन किया गया, उनके रजिस्ट्री क्या है, रजिस्ट्री का फ़ोटो, ये सब चीज़ें भी डाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो ये चीज़ें हो सकती हैं जीआईएस की मदद से, और जीआईएस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीआईएस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले मुख्य रूप से कौन से ऑर्गन को टारगेट करता है? अब जैसे वर्चुअल रियलिटी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया 2-3 बार, पूछ रहा है कि किस शारीरिक अंग को वो टारगेट करता है, मतलब किस अंग पे आपको दिखाई देता है ये सब चीज़ें। वो हो गया आपका आँखों पर, आइज़, आइज़ पर असर करता है। और कुछ वर्चुअल रियलिटी सिस्टम होते हैं जिनमें कि हेडफोन भी रहता है, तो वो साउंड आपके ईयर्स पे भी असर करते हैं। असर मतलब कि वर्चुअल रियलिटी को आपके सामने लाने के लिए किस अंग का यूज़ होता है? आँखों का होता है और कान का होता है। तो ऑप्शन क्या दिया है? स्मेल में मतलब कि आप सूंघ सकते हैं। क्या वर्चुअल रियलिटी सेट लगाने से आपको नई महक सुंघाई देती है? ऐसा नहीं होता। टेस्ट, क्या कोई टेस्ट मिलता है? टेस्ट भी नहीं मिलता, तो जीभ का भी कोई मतलब नहीं है इसमें। विज़न,
हाँ, आपके विज़न चेंज होता है। आप जिस एनवायरनमेंट में हैं अभी कमरे में, वो कमरा गायब हो जाता है, नया एनवायरनमेंट आ जाता है, तो आँखों के सामने नई चीज़ें आ जाती हैं, तो विज़न इसका सही आंसर होगा। आखिरी ऑप्शन है टच। क्या वर्चुअल रियलिटी गॉगल पहनने से आपको नए चीज़ों को टच करने का मौका मिलता है? ऐसा नहीं होता। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी, विज़न।